नए साल की शुरुआत फरवरी माह के बजट के साथ हो चुकी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद भवन में बजट पेश किया। बजट पेश करते समय उन्होंने खास मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि यह बजट क्यों खास रहा और इसके निर्णयों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। किन किन क्षेत्रों में मंदी आएगी और किन किन क्षेत्रों में तेजी आएगी, ये सब बजट पर ही निर्भर करता है। यह संसदीय चुनाव का अंतिम पूर्ण बजट होगा और इसके साथ ही अमृतकाल का यह पहला बजट भी है। अमृतकाल का संबंध देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले इसे एक विकसित राष्ट्र घोषित करना है। 2023 बजट के अनुसार स्वास्थ्य पर 5.94 लाख करोड़ और शिक्षा पर 1.13 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सारा खान। मैं हूं शोभित भारद्वाज। आज हमारे साथ बजट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएफपीजी कॉलेज से प्रोफेसर पंकज चौधरी, जिनसे हम बजट के ऊपर चर्चा करेंगे और यह जानेंगे यह बजट किन के लिए खास है और किन के लिए अच्छा रहने वाला है। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहला हमारा आपका प्रश्न ये है कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आसान शब्दों में बजट होता क्या है और किस तरह ये बनाया जाता है और इस बजट से उन्हें क्या क्या लाभ हानि होने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो बजट क्या है? अगर बजट को हम साधारण शब्दों में देखें तो जो हमारा नया अप्रैल से वित्त वर्ष जो है शुरू होगा, उस वित्त वर्ष के अंदर सरकार को कहाँ कहाँ से प्राप्ति होगी और कहाँ कहाँ पर सरकार उन प्राप्तियों से जो धन आएगा कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, इसका लेखा जोखा जो है हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है प्रस्तुत करती है गवर्नमेंट, उसको बजट कहा जाता है। तो बजट के अंदर दो तरह की प्राप्तियां होती हैं। एक होती हैं आपकी आयगत प्राप्तियां, जिनको हम रिवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। और इसी तरह खर्चे भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं हमारे पूंजीगत खर्चे, आयगत खर्चे और पूंजीगत खर्चे। इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा इंडियन बजट है वो फिजिकल डेफिसिट है, क्योंकि हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, यहाँ पे खर्च ज़्यादा होता है, प्राप्तियां जो हैं कम होती हैं, इसलिए हमारा जो सरकार जो बजट बनाती है वो घाटे का बजट होता है, उसको डेफिसिट बजट कहा जाता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको इस बजट में लोगों को ये बताती है कि वो पैसा जो आएगा किन किन चीज़ों पर, किन किन विकास के कार्यों पर जो है खर्च किया जाएगा, क्योंकि लोगों का पैसा लोगों के लिए ही खर्च होना चाहिए। तो इस बजट के माध्यम से संसद में वित्त मंत्री द्वारा ये बताया जाता है कि किन किन प्राप्तियों को और कैसे कैसे इनको जो है लोगों के विकास कार्यों पर या लोगों में जागरूकता फैलाने पर या लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। सर, इसी के साथ में जो अभी जो सरकार ने टैक्स स्लैब पर बात करी, जिसमें सरकार ने 2 लाख की राशि बढ़ा दी गई है, जो पहले 5 लाख से अब 7 लाख कर दी गई है। तो आप हमारे दर्शकों को साधारण भाषा में बताइए कि टैक्स स्लैब होता क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम टैक्स स्लैब का मीनिंग जो है समझते हैं। टैक्स स्लैब क्या होती है कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, भारत में जो कर प्रणाली है, वो क्या है कि प्रोग्रेसिव नेचर की है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी टैक्स रेट, जो कर की दर होगी, वो भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। कि जैसे अगर हम पुरानी टैक्स पद्धति की बात करें तो उसके अंदर हम देखते हैं अभी जो चल रहे हैं वो दो तरह की पत्तियां चल रही हैं। एक को इन्होंने नाम दिया ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरे को नाम दिया न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम या नई टैक्स पद्धति लाने का जो कारण था वो ये था कि जो हमारा टैक्स है वो हमारा टैक्स है 1961 में ये कानून बनाया गया था। उसके बाद इसके अंदर क्या है, हर साल जो है चेंजेस होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, जिससे ये क्या हो गया, बहुत भारी भरकम हो चुका है। और कई जगह इसके अंदर क्या है, कमियां हैं। उन कमियों का फायदा उठाकर लोग क्या करते हैं, अपनी टैक्स वंचना करते हैं। चोरी नहीं कहा जा सकता उसको, हम टैक्स वंचना, कि हम लीगल बेनिफिट तो ले रहे हैं लेकिन जो कमियां हैं उसका फायदा उठा के हम लोग क्या है, टैक्स बचा रहे हैं। तो जिससे कर का भार जो है वो दूसरे लोगों पर शिफ्ट हो जाता है जो ईमानदारी से अपना टैक्स क्या पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव नेचर में है। तो दो पार्ट इसलिए किए गए। तो जो हमारी पुरानी टैक्स स्लैब है उसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% है, 5 से लेके 10 लाख तक जो है 10% है, और उसके बाद 20% है, और 10 लाख से ऊपर जो है वो 30% है। ये हमारा पुराना टैक्स स्ट्रक्चर है। न्यू के अंदर जो आपने बात की 7 लाख करने की, तो 7 लाख में गवर्नमेंट ने उसको 50,000 बढ़ा दिया। पहले भी चल रहा था, पहले 7 स्लैब होती थी, अब 6 कर दी। उसमें 2.5 लाख पे जीरो था, अब 3 लाख तक जीरो है। जीरो इनकम से लेके 3 लाख तक की इनकम पे जीरो रहेगा। 3 से 6 लाख तक की इनकम पे जो है वो
5% रहेगा, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इनकम दोनों में जो बदलाव हुए, आप कह रहे हैं 7 लाख जो है टैक्स नहीं है 7 लाख तक की इनकम पे, तो अगर हमारी इनकम लगभग 10 लाख तक है तो दोनों स्लैब में कोई अंतर नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग सुपर रिच कैटेगरी में आ जाते हैं, सुपर रिच का मतलब 6 करोड़ या उससे ऊपर, तो सुपर रिच कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे नई टैक्स स्लैब का फायदा होने वाला है, क्योंकि वहां हमारा टैक्स ज्यादा बच रहा है, पुराने वाले टैक्स स्लैब में जो है ज्यादा जा रहा है। इसलिए हम इसको प्रोग्रेसिव सिस्टम बोलते हैं कि जैसे जैसे इनकम राइज हो रही है तो आपका इनकम टैक्स रेट भी क्या है, बढ़ रहा है। और दूसरा मैंने बताया 6 करोड़ से ऊपर इनकम, उसको फायदा इसलिए मिल रहा है कि जो पहले हमारा सरचार्ज होता था, टैक्स के ऊपर 2 टैक्स लगते हैं, सरचार्ज लगता है और सरचार्ज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%। तो गवर्नमेंट ने उसकी स्लैब को 37% से कम करके 25% कर दिया। तो इसलिए सुपर रिच फैमिलीज हैं उनको क्या हो गया, फायदा हो गया। सिर्फ नुकसान किसको होगा, जो छोटे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, कि गवर्नमेंट नई टैक्स स्लैब के अंदर गवर्नमेंट ने क्या है कुछ इंसेंटिव्स को खत्म कर दिया, कि जिन इंसेंटिव की, जिन योजनाओं की वजह से छोटे छोटे जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स करते थे, वो कम हो जाएगी। क्योंकि नई टैक्स स्लैब के अंदर सेविंग की कोई छूट मिलने नहीं वाली है, पुरानी टैक्स स्लैब के अंदर आपको छूट मिल रही है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का ये 4था चरण शुरू हो चुका है और इसमें युवाओं के लिए नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा अवसर है। लेकिन जो पिछला बजट हमें बताता है उसमें यह था कि उसमें इससे भी ज़्यादा रोजगार थे, लेकिन अभी तक के उनको रोजगार नहीं दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट है वो भी पिछली बार की तरह रहेगा कि युवा हमारे बेरोजगार रहेंगे? एक जैसा कि आपने ये सवाल किया, पहले तो ये रोजगार नहीं, विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है। तो जैसा कि हम पिछले 2 सालों में देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमारी जॉब्स जो हैं वो कम हुई, और दूसरी बात है कि लोग सर्विस सेक्टर की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर जो जॉब है वो आपकी स्किल के बेसिस पे है। जब तक हमारे अंदर स्किल नहीं होगी, हम अनस्किल्ड रहेंगे, तो वहाँ पे कोई जॉब का अवसर प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात आप देखेंगे कि हमारा जो आईटी सेक्टर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस होती थी, 2 सेक्टर होते हैं, एक आईटी है, दूसरा ITES है। आईटी का मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर, ITS का मतलब उससे रिलेटेड जितने भी IT एनेबल्ड सर्विसेज बोलते हैं, जिसको हम BPO, KPO, HPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस आउटसोर्सिंग या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो उसमें जॉब क्या हो गई, घट गई। क्योंकि फॉरेन के अंदर भी अगर आप देखें, चाहे हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से मंदी की आशंका है। मंदी की आशंका की वजह से ऑर्डर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऑर्डर कम होंगे तो नेचुरल बात है उसका इफेक्ट आपकी क्या जॉब्स पे आएगा। लेकिन इस बार भी गवर्नमेंट ने वायदा किया, लेकिन सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पे ब्रेक लगा दिया, कि गवर्नमेंट जो अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर्स को बेच रही थी वो कम कर दिया। तो इससे गवर्नमेंट क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्या हैं, बढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी जॉब सीकर्स हैं, जॉब के लिए तो जाएं जिसने जॉब करनी है, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या इस तरह की दूसरी जो स्कीम्स हैं, उसमें गवर्नमेंट चाह रही है कि जितना भी हमारा युवा है, क्योंकि 2030 तक 60% हमारी जनसंख्या में युवा होगा, तो गवर्नमेंट चाह रही है वो कोई ना कोई क्या है अपना रोजगार जो है शुरू करें, कोई स्टार्टअप क्या है शुरू करें। अभी एग्जाम्पल आप ले लें, बिटिंग रिट्रीट हुआ 26 जनवरी के बाद, तो उसमें कम से कम 300 से ज़्यादा जो ड्रोन थे, जो मार्च पास्ट जिन्होंने किया, तो वो सारे के सारे इंडिया में बने हुए। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जॉब की बजाय हम लोग स्टार्टअप्स पे फोकस करें। इसके लिए गवर्नमेंट आपको इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर फंड्स भी दे रही है, MSME के थ्रू आप फंडिंग ले सकते हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो रोजगार ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं है रोजगार का। रोजगार या तो स्किल से आएगा या नए प्लांट लगेंगे तभी आएगा। कुछ हमारे अंदर कोई शक्ति होगी कुछ सीखने की, तो ही हम रोजगार पा सकते हैं। धन्यवाद सर। इसी के साथ में जो सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में 9,000 करोड़ का जो निवेश किया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और इसी के साथ सरकार ने एक वादा किया है कि देश को वर्ष 2070 से पहले नेट जीरो कार्बन देश बनाना है। और साथ ही ग्रीन ऊर्जा पर काफ़ी ज़्यादा विस्तार से चर्चा की गई है, और इसके साथ में बायोगैस के प्रयोग पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप बताना चाहेंगे ये आखिर होता क्या है और कैसे ये आगे जाके प्रभावी हो सकता है देश के लिए? देखो, धीरे धीरे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2017 में, अगर आप देखेंगे, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में, वहाँ पे क्या है क्लाइमेट चेंज का एक समिट हुआ था। उस समिट के अंदर कहा था कि
इंडिया जो है काम करेगा इस क्षेत्र में कि आने वाले टाइम के अंदर हम कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब CO2, जिससे ओजोन जो लेयर है उसको नुकसान होता है, तो हम CO2 को क्या करेंगे, या इस तरह की जो गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस को अफेक्ट करती हैं, उनको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ये उनका एजेंडा है। तो इसी को लेकर के सरकार ने जो है 2014 में CSR कंपनी रूल्स के अंदर आप देखेंगे CSR रूल 2014 कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से क्या है एक ऑर्डर पास की, एक लॉ लेके आए, कंपनी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया। CSR तो उससे पहले भी था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसको कंपलसरी कर दिया गया कि जिन कंपनीज का टर्नओवर या तो मतलब 500 करोड़ से ऊपर है, या जिनका नेटवर्थ 1000 करोड़ से ऊपर है, या फिर तो इस तरह से 3 स्लैब बना। इन तीनों में से अगर कोई टर्नओवर के बेस पे, या फिर नेटवर्थ के बेसिस पे, या फिर अपने नेट प्रॉफिट के बेस पे कंपनी को CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना जरूरी है। मतलब वो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाएंगी जिससे सोशली बेनिफिट हो। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब हमने प्लैनेट को ध्यान में रखना है। प्लैनेट का मतलब हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो इको फ्रेंडली हों, जिससे हमारा नेचर भी सेव हो, क्रिएचर भी क्या हो, सेव हो। दूसरा गवर्नमेंट ने बोला कि सोसाइटी, आप पोल्यूशन दे रहे हैं, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो पीपल को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। इन दोनों चीजों के बाद तीसरा, तब आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन। ग्रीन का मतलब आपने नेचुरल रिसोर्सेज से छेड़छाड़ किए बिना, इसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, उससे छेड़छाड़ किए बिना हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जिससे हमारे पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अगर आप देखेंगे, इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है जहां सबसे ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो ग्रीन क्लीन होनी चाहिए, बट वो ज्यादातर क्या है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस में है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। और जबकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट चाहती है कि क्लीन एनर्जी हो, लोग क्या है साफ सुथरे घरों में रहें, लोग क्या है ग्रीनरी की तरफ ध्यान दें। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या स्मार्ट सिटीज के साथ ये ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है ऐड कर दिया। सर, तो इसी चीज़ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जो सरकार ने ग्रीन ऊर्जा की बात करी है, इसमें साथ ही सरकार ने पिछले वर्ष जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चलने वाले वाहनों पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी, जो कहीं ना कहीं धरातल पर अभी पूर्ण रूप से नहीं आए हैं, किंतु प्रभावी रूप से आने वाले हैं, जो भविष्य में काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी होंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, और क्योंकि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में बात की कि गवर्नमेंट कार्बन फुटप्रिंट्स ऐसे ही कम होंगे। कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने की बात की है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही कम होगा कि जब हम पूर्ण रूप से अपने कागज का प्रयोग बंद कर देंगे, हर चीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट्स बनाएंगे, सेंड करेंगे, वेबसाइट्स पे अपलोड करेंगे। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, क्योंकि अभी हम पेट्रोल, डीजल, ये सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट हैं इनको यूज़ कर रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन क्या है बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने अभी आपने देखा कि इॉन बैटरीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या यूज़ होती हैं, जितने भी EVs हैं, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उस पर ड्यूटी फ्री कर दिया उसको। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के अंदर 80EA के अंदर छूट भी आपको दे रखी है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करता है लोन लेके, तो उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन क्या आपको मिलेगा इतने साल तक। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ क्या हैं बढ़ें। और दूसरी बात आपने पूछी कि और इस तरह की ग्रीन एनर्जी, तो बेसिकली काम दोनों का एक है, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात आप करें, चाहे आप, हाँ, गवर्नमेंट ने कहा हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, क्लीन एनर्जी है, क्लीन गैस है। उससे भी क्या होगा, पोल्यूशन, हमारा जो एयर पोल्यूशन है, हम हर साल देखते हैं पानीपत में भी ये प्रॉब्लम है, बाकी दिल्ली वगैरह NCR के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा और एयर क्वालिटी क्या है ख़राब हो जाती है। तो जब हाइड्रोजन से चलेंगी EV, अभी प्रॉब्लम EV के साथ क्या है कि हमारे पास कोई चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, तो गवर्नमेंट को पहले चार्जिंग स्टेशंस की संख्या को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दूसरा, उनकी माइलेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कोई 70 किलोमीटर के बाद गाड़ी बन जाएगी। तो हमें खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही नहीं रहना, सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियाँ भी चाहिए, क्योंकि इतनी धूप है तो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएंगी, उसको बार बार आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, आपकी चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम भी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है बढ़ रही है। धन्यवाद सर। सर, मेरा ये सवाल है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने कुछ चीज़ों पे कर बढ़ाया है, चाहे उसमें ज्वेलरी है या फिर विदेशी खिलौने, और साथ के साथ कर घटाया भी है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो ये जो कर बढ़ाया और घटाया, इससे आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
आम जनजीवन पे देखो, सोना कोई आम आदमी यूज़ नहीं करता है। अगर कोई पर्सन गोल्ड को ले रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं और उस फिजिकल गोल्ड को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लाइक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके कन्वर्जन पे। फिजिकल गोल्ड गवर्नमेंट के पास, उसके बदले में आपके पास क्या आ जाएंगी, ईसीजीज आ जाएंगी। और पहले भी ये प्रोग्राम चलते रहे हैं। सर्वोजियन बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, जिस पे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो हम उनकी तरफ की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड परचेज करें। पहले, इससे पहले ईएफटीज थे, इलेक्ट्रॉनिक हम यूज़ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड ही था वो भी, उसके बदले में रिसीट्स ही परचेज करते थे। अब गवर्नमेंट ने वहाँ से टैक्स हटा दिया। अगर आप फिजिकल गोल्ड्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे टैक्स क्या है, इंक्रीज कर दिया। नंबर 1। दूसरा आपने बात पूछी कि किस पे टैक्स बढ़ा है, कि ऑटोमोबाइल और खिलौनों पे। कि गवर्नमेंट जो चाह रही है कि हम इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट कंट्री, एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं। तो वो चाहते हैं कि हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया जो है चाइना से इंपोर्ट करता है खिलौनों का, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हालांकि वो ड्यूरेबल नहीं होते, सस्ते होते हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडिया में ही हम लोग इन चीज़ों का प्रोडक्शन क्या करें, इंक्रीज करें। अभी फिलहाल वर्ल्ड में आप देखेंगे हम चाइना को बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो हम इंडिया को पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन भी यहीं हो, खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, वो भी क्या है, यहीं प्रोड्यूस हो। तो ये भारत का मेक इन इंडिया की तरफ एक कदम है कि कंपनियां इंडिया में आए। टैक्स ज़्यादा होगा तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे कंपनी का, क्योंकि सर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है चाइना से जो इंपोर्ट करता है, जिससे हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या है, इंक्रीज होता है। रिसीट्स कम हो रही हैं बट एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि डेफिसिट बजट बनाना पड़े, खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही कि कंपनियां यहाँ के अपने प्लांट एस्टेब्लिश करें, इसलिए इन पर टैक्स बढ़ाया गया। सर मेरा साथ में इसके साथ सवाल है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इस बार सरकार ने 1.13 लाख खर्च किया है, करोड़ खर्च किया है, और पिछले बजट के अगर हम मिला के चले तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है इस बार। लेकिन अगर पिछले बजट को हम देखते हैं तो सरकार ने उसमें जो वादे किए तो उसमें पूरे नहीं किए। तो क्या अब जनता जो है इस बार भी यही आस लगा के बैठ जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1986 से जब पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पे खर्च करेंगे। लेकिन अभी तक आप देखें 2016 में पहला चेंज आया था, 2.8% ऑफ जीडीपी अमाउंट जो है शिक्षा पर खर्च हुआ है। और उसके बाद 2019 से लेके अब तक 2.9% गवर्नमेंट क्या सिर्फ खर्च कर रही है। तो पिछले साल आपने देखा 2020 में गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब इस साल से क्या हमारे हरियाणा में जो है इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो उसके जो टारगेट्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, अगर उनको पूरा करना है तो उसके लिए इसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि कुछ जगह गवर्नमेंट ने सुधार भी किया। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट इंडिया को क्या नॉलेज इकोनॉमी बनाना चाहती है। अगर हम एक वर्ल्ड टाइम मैगजीन की रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, आप देखो, वो कहते हैं कि 70% इंडियंस का माइंड क्या है, लॉजिकल होता है। तो 70% माइंड लॉजिकल क्यों होता है, तो वो कहते हैं वहाँ के लोग मेडिटेशन करते हैं, वहाँ के लोग क्या है, मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट कम करते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा लगाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने दे दिया कि हम 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या है, प्रमोट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट अब ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च कर रही है। और इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने दे दिया कि 100 लैब्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या है, सेटअप की जाएंगी। तो डायरेक्ट एजुकेशन को गवर्नमेंट बढ़ावा नहीं दे रही है। हम तो यही चाहेंगे गवर्नमेंट से, जो है वो पिछले साल का वादा था चाहे इस साल है, क्योंकि इसके लिए अभी भी बहुत कम बजट जो है अलॉट किया गया। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बजट नहीं है हमारी एजुकेशन के लिए, क्योंकि किसी भी देश के विकास में 2 ही सेक्टर सहायक होते हैं, एक एजुकेशन सेक्टर होता है, दूसरा हेल्थ सेक्टर होता है। हेल्थ में तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन एजुकेशन पे भी इसी तरह ज़्यादा पैसा जो है खर्च होगा, तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र जो है बन पाएगा। सर इसी के साथ में जो है शिक्षा पर ही सवाल है, साथ ही सरकार ने, और स्वास्थ्य से भी जुड़ता है, ये जो नर्सिंग कॉलेज अब सरकार 150 नए खुलवाने जा रही है, इसके पीछे सरकार का जो मकसद है वो देश के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा जनरेट करना है। साथ ही ये जो स्वास्थ्य सेवाएं आने वाली हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है जन जन तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के जो बजट में इस बार 12% की दर से बढ़ोतरी की गई है।
अभी मैंने पीछे बताया कि किसी भी देश के विकास में एक तो हेल्थ सेक्टर जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है और दूसरा एजुकेशन सेक्टर, ये सहायक होता है। तो अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो तभी देश का युवा भी अच्छा होगा, देश का भविष्य भी क्या है अच्छा होगा। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा और एक स्वागत योग्य जो है मूव है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर पे इतना पैसा खर्च किया। दूसरी बात कि 150 अगर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नहीं है, पहले 150 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलेगी, उसके अंदर नर्सिंग होम होंगे, क्योंकि नर्सिंग होम से जो पैसा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे गवर्नमेंट सेल्फ सफिशिएंसी की तरह बढ़ रही है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो अपना मैनेजमेंट खुद करें, मतलब खुद से पैसा जनरेट करें और खुद ही क्या खर्च करें, रादर देन की गवर्नमेंट की ग्रांट पे हम लोग क्या रहें, मतलब उसके गवर्नमेंट की ग्रांट आएगी तो खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जितने भी चीज़ें आप आगे ओपन करें, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करें, चाहे हम ITI ओपन करें, चाहे हम स्कूल ओपन करें या फिर नर्सिंग कॉलेज बनाएं, तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो। तो नर्सिंग कॉलेज में जो भी पैसा इकट्ठा होगा, सर्जरी से होगा या फिर डिस्चार्ज से होगा या फिर उनको एडमिट करने से होगा, गवर्नमेंट उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हॉस्पिटल्स के प्लस जो फैसिलिटीज़ होंगी उन पे खर्च करेगी। बात सर, इसी के साथ जो ये बजट है, इसी में सुरक्षा के प्रति एक सवाल आता है कि सरकार ने इस वर्ष जो है लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपया सुरक्षा के ऊपर लागू किया है, जो बजट में आने वाला है। इसी के साथ जो बजट में 13% की बढ़ोतरी करी गई है, साथ ही जो सेना को आश्वासन दिया गया है कि आपको नए हथियार भी मुहैया कराए जाएंगे, जो सेना के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या ये प्रभावकारी होगा आगे जाकर? बिल्कुल प्रभावकारी, क्योंकि जितना भी पैसा जो बढ़ोतरी की 12% की, वो गवर्नमेंट ने उसके साथ कंडीशन भी लगा दी है कि सेना जो हथियार खरीदेगी वो देश में बने हुए हथियार खरीदेगी, बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगे। तो अगेन दोबारा हम देखो कहाँ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं कि देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, देश में ही रहेगा। और गवर्नमेंट की कंपनीज, या फिर अभी आप देखें कि 74% गवर्नमेंट ने क्या FDI कर दिया कि बाहर की कंपनियां भी यहाँ अपने डिफेंस में अपने प्लांट लगा सकती हैं। और रशिया का आपने देख लिया, अमेठी में शुरू कर दिया उन्होंने राइफल का प्लांट जो है। तो मतलब इंडिजीनियस वेपन की तरफ तो गवर्नमेंट का जो ये कदम है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बढ़िया कदम है। साथ ही सर, इसमें जो है लोकल फॉर वोकल की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा विस्तार से की गई है बजट के ऊपर, जो अच्छी बात है कि देश की जो संपत्ति है उसको विदेशों तक पहुंचाने का और अच्छा मार्ग दिखाया गया है, जो आगे जाके युवाओं के लिए, जो रोजगार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मौका बनने वाला है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, अभी आपको यही बताया कि अभी गवर्नमेंट ने, अगर आप देखेंगे, मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात की है कि जो मोटा अनाज है, कॉटन हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा है कि हम लोग यहाँ पे कॉटन क्लस्टर बनाएंगे, यहीं इंडिया में ही क्या होगा वो प्रोड्यूस होगा, जिससे देश के यहाँ आत्मनिर्भर बनेगा, मेक इन इंडिया बढ़ेगा, लोग अपने प्लांट्स यहाँ शुरू करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जिससे क्या होगा, देश का विकास भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, जनरेट होगा, और मूलभूत सुविधाओं की भी जो है कमी नहीं रहेगी। और जल्दी भारत एक विकसित देशों की कैटेगरी में जो है खड़ा होगा। बस ज़रूरत है एक मतलब विल पावर से काम करने की, ग्राउंड रियलिटीज़ को अच्छी तरह से समझने की कि कोई चीज़ यहाँ फिजिबल है या नहीं। सर, मेरा सवाल है कि जैसे इस बार सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 10 लाख करोड़ खर्च किया है, तो जो सरकार इसमें निवेश करती है, इससे आम जनजीवन को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है टोटल गवर्नमेंट का 13.7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट क्या है, जो अमृत योजना बनाई है रोडवेज को सुधारने के लिए, जो ये हाईवेज हमारे हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, फ्लावर्स हैं, इन चीज़ों को सुधारने के लिए 2.40 लाख करोड़ आपने देखा गवर्नमेंट ने रेलवे को दिया। स्कीम सारी अच्छी हैं, क्योंकि इससे किसी भी देश का जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना अगर अच्छी होती है तो उस देश का विकास क्या है अच्छा होगा। अब हम बोल रहे हैं कि धीरे धीरे अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडिया में लॉजिस्टिक्स की कोई कमी नहीं रहेगी, वेयर हाउसिंग की कमी नहीं रहेगी, कि जो हमें स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है तो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पूंजीगत खर्चे का ही एक पार्ट है। इसी तरह गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी अलॉटमेंट्स की हैं, जिससे क्या हो, जो कि देश के विकास में क्या होंगी, सहायक होगी। एक अच्छा मूव है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि खाली पैसा देने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करने से जो है सुविधाएं मुहैया हम नहीं करा सकते। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी पे भी काम करना है। अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा देना है तो कुछ PLI स्कीम्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे, कि जिससे उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो,
इंक्रीज हो। तो खर्च के साथ साथ गवर्नमेंट को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा मूव है कि हम देश के विकास पे 10 लाख करोड़ जो है खर्च करने जा रहे हैं। सर, इसी के साथ जो बजट सत्र में एक विषय पर बहुत जोर से बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है कि जो आईएमएफ ने देश के विकास दर के आंकड़े बताए हैं वो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.0 से लेकर 6.8 तक रहने वाले हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारत के आंकड़े हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो यह 5.4 है और ब्रिटेन की बात करें तो यह -0.6 में जा रही है, जो हमारे देश के लिए अच्छी बात है। तो आप एक बारी बताना चाहेंगे कि ये आईएमएफ आंकड़े कैसे निकालता है? देखिए, किसी भी देश के विकास को मापने का जो तरीका है, जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, विकासशील देशों में स्पेशली, वो जीडीपी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, सकल उत्पाद कितना है। मतलब जो भी एक वर्ष के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू है दैट इज जीडीपी। लेकिन जो विकसित देशों के अंदर अगर आप देखेंगे, वहाँ पे जो विकास का पैमाना है वो हम जीडीपी की बजाय एचडीआई से मेजर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसको बोला जाता है, कि एक देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, एक देश के अंदर लिटरेसी रेट कितना है, एक देश के अंदर क्या है बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। तो एचडीआई से हम विकास की दर को क्या है मेजर किया जाता है। लेकिन विकासशील देशों के अंदर जीडीपी के बेसिस पे हम आज भी वहीं बैठे हैं कि जीडीपी के बेसिस पे, जबकि एक्चुअल जो आना चाहिए वो इन बेसिस पे आना चाहिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स कितना आजकल, तो वो भी ज़रूरी है कि लोग आपके देश में खुश कितना रहते हैं, लोगों का सिक्योरिटी है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही विकास दर निश्चित होनी चाहिए, मैं ये मानूंगा। और दूसरी बात आपने पूछी कि हमारी जो विकास दर है वो सबसे ज़्यादा रहने वाली है आईएमएफ के अनुसार, लेकिन वो तभी रहेगी जब सरकार महंगाई दर को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। अगर महंगाई दर सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी तो उस सिचुएशन में हमारा जीडीपी दर भी क्या है नीचे आ जाएगा। ये तो आंकड़ों का गेम है, आंकड़ों को जैसे मर्जी, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं कि बाय स्टैट्स यू कैन मेक ए डेविल और यू कैन मेक ए गॉड, कि आंकड़ों को जैसे घुमाओगे शैतान भी बना सकते हैं, भगवान भी बना सकते हैं। तो हर कोई सरकार अपने अपने हिसाब से जो है अपने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। तो हम चाहेंगे कि हमारी सरकार जो है ट्रांसपेरेंसी से काम करे और निश्चित ही भारत इस ग्रोथ रेट को, इस विकास दर को जो है अचीव करेगा, अगर सारी स्थितियां जो हैं सही रही। तो सर, आज का जो अंतिम सवाल है वो ये है जनता की तरफ से, क्या ये जो बजट आया है ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा और बजट का आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, ये गवर्नमेंट का अंतिम वर्ष है, तो कुछ तो गवर्नमेंट ने क्या है, वैसे इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट ने चुनावी वायदे नहीं किए हैं। थोड़ा सा जो मुझे लगा कि गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कृषि अर्थव्यवस्था है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, आज भी 50% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोग किसानों के लिए कुछ और गवर्नमेंट क्या है करे। पहले तो किसान को क्या है शिक्षित करे, क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तो चाहे कोई भी स्कीम हम लेके आए वो फेल होती रहेगी। तो किसानों के लिए मैं चाहूँगा गवर्नमेंट को कुछ और इंसेंटिव स्कीम्स लेके आनी चाहिए, जिससे वो क्या हो, प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या है बढ़े, उसकी आय भी क्या हो ज़्यादा हो, उस पर जो कर्ज का बोझ है वो क्या हो, कम हो। अगर आप देखते हैं हमारे यहाँ तो इतना नहीं, अगर महाराष्ट्र के विदर्भ में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे बुरी हालत है, क्योंकि भूमि जो है वो बंजर भी हो गई है और दूसरा वहाँ पे सुसाइड केस भी बहुत ज़्यादा है किसान जो कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा किसानों के लिए गवर्नमेंट जो है एक तो कुछ नई स्कीम्स लेके आए, उन्हें शिक्षित करे, और दूसरा बाकी सभी लोगों के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ कहें दिया गया है। ओवरऑल ये बजट अपने आप में एक बैलेंस्ड, एक संतुलित बजट है। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये जो बजट है जन जन के लिए बना है और इसका काफ़ी ज़्यादा आगे जाके प्रभाव देखने को मिल सकता है चुनावों में। इसी के साथ जो इस बजट में जो कमियां की बात करी सर ने, उसमें हम देख सकते हैं कि सरकार ने विकास के 3 स्तंभ स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार पर काफ़ी कम ध्यान दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय आगे जाकर बन सकता है। इसी के साथ अंत्योदय पर चर्चा करते हुए क्या ये सरकार जो विकास की दर है उसको बढ़ा पाएगी और अपने विकास को हर अंतिम व्यक्ति तक ले जा पाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए जुड़े रहिए एसीपी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।